हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। स्वागत है फिर से आपका हमारे सुंदर से चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। और आशा करते हैं आप अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। योग और प्राणायाम कीजिए, अपने दैनिक जीवन में इन सारी क्रियाओं को महत्व दीजिए। बच्चों, बहुत ज़रूरी है कि हम इस कोरोना महामारी के दौर में अपने परिवार को और खुद को स्वस्थ रखें। तो आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट्स ऑन टेम्परेचर, जो कि एक्सप्लेन किया आर्हेनियस इक्वेशन ने। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या हो जाता है, वो रेट डबल हो जाती है या रेट कांस्टेंट डबल हो जाता है। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, according to Arrhenius, the rate of reaction becomes double, approximately लिखें तो अच्छा है, कभी कभी हो सकता है अप्रोक्स हो उसके, approximately double on increasing 10 degree Celsius टेम्परेचर। ठीक, तो 10 डिग्री, हर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे, यानी 10 डिग्री बढ़ाया तो डबल हो गया, फिर जो पहले रेट है अगला 10 डिग्री बढ़ाने पर उसका डबल हो जाएगा। तो हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर टेम्परेचर जो रिएक्शन रेट है वो डबल होती चली जाती है। समझ में आ गया। तो यहाँ हम जो एक रेट कांस्टेंट निकालेंगे, जैसे मान लीजिए 273 केल्विन टेम्परेचर है, उस पर एक रेट कांस्टेंट निकालेंगे और 10 डिग्री बढ़ा के 283, एक 283 पर, एक 273 पर, एक 283 पर निकालेंगे। क्लियर। तो दोनों के रेट कांस्टेंट का रेशियो क्या कहा जाएगा, उसको कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट निकाल लेंगे, उसी से पता चलेगा कितना चेंज हुआ। तो देखिए टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट एट T plus 10 डिग्री सेल्सियस अपॉन रेट कांस्टेंट एट T डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा, पहले हमने जैसे 283 पर निकाला एग्जाम्पल के लिए, ये 273, तो 10 डिग्री का अंतर होता है रेट कांस्टेंट में, उसका जब रेशियो निकालते हैं तो वो टेम्परेचर कोफिशिएंट हो जाता है। क्लियर बच्चों। अब डबल की बात आती है, ये जो डिफरेंस निकलता है ये, तो ये कितना निकलता है, डबल के अप्रोक्स निकलेगा यहां पर। अब देखिए, अब बात करते हैं हम टेम्परेचर कोफिशिएंट, आखिर जो आ जाएगा, वैल्यूज आ जाएंगी। क्यों आखिर ऐसा हुआ कि डबल हुआ, रेट जो है या रेट कांस्टेंट डबल हो जाते हैं, ये आखिर क्यों हुआ। तो इसके लिए हमें मैक्सवेल का जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी समझना पड़ेगा। ठीक, क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या ऐसा हो जाता है। तो देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो पहला है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। पहला तो इंक्रीज इन collision
फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मॉलिक्यूल्स हैं और अगर मॉलिक्यूल्स हैं और बल्क में लेते हैं हम मॉलिक्यूल्स, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो तेजी से टकराएंगे। किसी भी रिएक्शन के होने के लिए जरूरी है कोलाइड करना। मॉलिक्यूल्स, मान लीजिए ए का मॉलिक्यूल है, बी का मॉलिक्यूल है, जब तक ये टकराएंगे नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, इसके भी बहुत सारे हैं, जब तक टकराएंगे नहीं, जब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा। रेट का बढ़ना मतलब प्रोडक्ट का बढ़ना। तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और वो तेजी से टकराने लगेंगे। पहला तो ये फैक्टर है, तो इस वजह से भी। लेकिन इससे तो केवल जरूरी नहीं है कि सारे टकराने वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रोडक्ट बनाते हैं। केवल 3% का बताया जाता है एक्सपेरिमेंटली कि 3% जो इंक्रीज होती है वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने से होती है। लेकिन यहां तो बात हो रही है डबल होने की। तो 3%, 100 अगर मॉलिक्यूल हैं और उसमें केवल 3% ही इंक्रीज हुए तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है उससे। तो ये अकेला फैक्टर नहीं है डबल करने के लिए रेट को। तो ये समझ में आ गया, कोलिजन का मतलब टकराना। उनकी जो टक्कर है, कोलिजन्स हैं, वो बढ़ जाएंगे, यानी पर सेकंड जो कोलिजन्स हो रहे थे वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो एक तो ये फैक्टर है। दूसरा है, वो क्यों होता है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से। दूसरा है कि इफेक्टिव कोलिजन्स, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स। ये क्या है कि कोलाइड तो करें लेकिन वो ही इफेक्टिव कोलिजन्स माने जाएंगे जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी है। एक एक्टिवेशन एनर्जी या उससे ज्यादा एनर्जी है, वो ही प्रोडक्ट बना पाएंगे। जिनके पास में एक सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी होती है वो ही प्रोडक्ट बना पाएंगे। समझ में आ गया? तो इफेक्टिव कोलिजन्स भी देखना है कितने इफेक्टिव हैं उनमें से, तो कितना इंक्रीज हो रहा है, और कोलिजन फ्रीक्वेंसी उनमें से भी कितने इफेक्टिव हैं। तो ये दोनों फैक्टर इंक्रीज हो जाते हैं, इसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ाने से ये दोनों फैक्टर इंक्रीज हो जाएंगे, रेट बढ़ जाएगी। तो ये क्या है? फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स को समझेंगे हम। तो क्या होता है इसमें, देखते हैं। देखिए यहां ये समझिए कि यहां एक ग्राफ ले रहे हैं हम, और ये क्या है आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ये पोटेंशियल एनर्जी, यहां क्या होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जीज। ठीक, ये इधर बढ़ रही है, ये इधर। तो यहां पे आपका क्या है? रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट मान लीजिए A+B है, और ये कोई यहां एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। अगर इनको प्रोडक्ट बनाना है, A और B को टकरा के प्रोडक्ट बनाना है, तो उन्हें इस एनर्जी बैरियर से होकर गुजरना पड़ेगा। अगर ये इसको पार नहीं कर पाते हैं, यानी इतनी एनर्जी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो क्या होगा कि यहां से यहां ऐसे जाएंगे। क्या सभी मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी होती है कि सभी यहां पर पहुंच जाए? और ये फिक्स अमाउंट होती है किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कि उसको इतनी एनर्जी चाहिए, और ये यहां पे पहुंचने के बाद फिर प्रोडक्ट बना देंगे। अब वो डिपेंड करता है नेचर के अकॉर्डिंग कि वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। तो ये जो एनर्जी है यहां से यहां तक जो सप्लाई की जाती है रिएक्टेंट को यहां तक पहुंचाने के लिए, यानी यहां क्या बनता है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स।
और ये इसकी जो एनर्जी होती है वो होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी क्या होती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक, तो यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। और यहां से यहां तक जो सप्लाई की है वो होती है एक्टिवेशन एनर्जी। एक तरीके से रिएक्टेंट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जितनी एनर्जी लेते हैं वो क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी होती है। और इस कॉम्प्लेक्स की एनर्जी क्या होती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक, यहां क्या बनता है? प्रोडक्ट आपका ए बी, ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट। और इन दोनों की एनर्जी का जो डिफरेंस है कहां तक? ये इसकी प्रोडक्ट की एनर्जी और ये जो एनर्जी है, यहां देखिए, ये जो एनर्जी है ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। तो इनकी जो एंथैल्पी का चेंज है दोनों की, वो क्या है? यहां कम एनर्जी का बना है। मैंने कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन ली है और यहां ये प्रोडक्ट जो है वो कम एंथैल्पी का बना है। देखिए यहां पर इसको मैच कीजिए, यहां पर है ना, तो ये कम है और यहां रिएक्टेंट की क्या है? ज्यादा है। यहां प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, इसकी ज्यादा है रिएक्टेंट की। तो कम है तो कम में से ज्यादा को माइनस करोगे तो किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन ले रखी है मैंने यहां। तो इसको बोलते हैं डेल्टा एच। डेल्टा एच। अगर इसकी एनर्जी ज्यादा होती यहां पर तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती। तो ये समझ में आ गया, ये जो ग्राफ है। अब हर एक मॉलिक्यूल की एनर्जी इतनी नहीं होती, तो टेम्परेचर से क्या होता है कि मॉलिक्यूल की एनर्जी को बढ़ाया जाता है। पहले कोलिजन्स बढ़ते हैं, फिर उसमें भी इफेक्टिव कोलिजन्स को बढ़ाना होता है हमें। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया इतना। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहाँ बनता है, और ये हाई एनर्जी का होता है सबसे ज़्यादा, और ये हाई एनर्जी का है और ये तुरंत ब्रेक हो जाता है किसमें? प्रोडक्ट में। अब मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो देखिए दो साइंटिस्ट हुए, कौन कौन से? वो साइंटिस्ट हैं, एक तो थे लडविग बोल्ट्जमैन एंड जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। तो यहां देखिए इन्होंने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की जो बिहेवियर था, बल्क में मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर की स्टडी की कि उनकी एनर्जी किस किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट होती है। उन्हें तो हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज भी कहते हैं। तो यहाँ देखिए इसको हमने लिया यहाँ पर, और इस पॉइंट पर लेते हैं हम क्या? काइनेटिक एनर्जी, और यहां पर लेते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये होता है NE को इसमें ऐसे लगाएंगे बाई NT, NE/NT। इसका मतलब ये हुआ N क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग एनर्जी इक्वल टू E, कंटेनिंग काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू E। E काइनेटिक एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी नंबर है, और ये टोटल मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स। और ये NE क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग काइनेटिक एनर्जी E। तो वो उसको अगर हम कहें NE/NT, वो होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है बच्चों, तो यहां बोल्ट्जमैन और क्लार्क मैक्सवेल ने मॉलिक्यूल्स को लिया बल्क में और उनकी एनर्जीज का डिस्ट्रीब्यूशन दिया। इसे हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जैसे होता है मैथ्स में, वैसे भी समझ सकते हैं कि ज़्यादातर चीज़ें नॉर्मल होती हैं, तो ऐसे ही ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एवरेज होती है। तो नॉर्मल या एवरेज से मतलब ये समझिए कि मीडियम जो लोग होते हैं ज़्यादातर उनकी संख्या ज़्यादा है मीडियम वालों की, और बहुत गरीब लोगों की संख्या कम है, और बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोगों को भी की भी जो संख्या है वो कम है। ज़्यादातर क्या है? मीडियम एवरेज लोग हैं। इसी टाइप से मॉलिक्यूल्स हैं।
हर फील्ड में आप इसको देख सकते हैं। अब कि उन्होंने किस टाइप से एनर्जीज का डिस्ट्रीब्यूशन किया तो देखते हैं। ये इस टाइप से उन्होंने बताया कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे यहाँ पर ये वाला जो फ्रैक्शन है बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जीज वाला जो फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स का वो काफ़ी कम होता है, और बहुत कम काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स भी काफ़ी कम होते हैं। ठीक, बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला फ्रैक्शन भी मॉलिक्यूल्स का बहुत कम होता है, बहुत कम काइनेटिक एनर्जी वाला भी बहुत कम होता है। ठीक, ज़्यादातर क्या होते हैं, एवरेज होते हैं। जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है यही ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबल होती है, ज़्यादातर इसी की प्रोबेबिलिटी रहती है, तो उसको कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जीज, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जीज। ठीक, तो इसको कहा है इन्होंने। अब है टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो कैसे होगा, तो उसको हम दूसरे यहाँ पे इसको रफ कर देते हैं समझाने के लिए। इसको आप ऐसे बना लीजिए, यहाँ पे लीजिए इसको। ठीक, ये वही है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी लिख दीजिए। तो एक तो ऐसे जाएगा आपका, ऐसे ग्राफ जा रहा है। ठीक, तो यहाँ ये किस पे है, टी डिग्री सेल्सियस पर है। क्लियर। इसके बाद अगर हम 10 डिग्री बढ़ाते हैं टेम्परेचर तो कैसे जाता है, इस टाइप से ऐसे करके ले जाइए इसको आप, ये ठीक ऐसे। तो देखिए बहुत कम काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स भी कम है, बहुत ज़्यादा वाले भी कम हैं, लेकिन प्रोडक्ट बनाने के लिए तो बहुत क्या है, आपको ज़्यादा चाहिए। ये जो फ्रैक्शन है इसको मान लीजिए आप, ये जो फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स का यहाँ से आगे, ये जो फ्रैक्शन है यही प्रोडक्ट बनाने के लिए चाहिए। तो मैं इस समय इसको यहाँ से हटा देता हूँ और इस पे ही कंसंट्रेट करते हैं, एक ही पे हम। तो ये जो है, ये यहाँ पर ये जो पार्ट है, ठीक, ये वाला जो पार्ट है, और इसको अगर हम इससे मैच करें, ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है जो जिसके पास में इफेक्टिव कोलिजन करने के लिए एनर्जी है, ये फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स का, यही प्रोडक्ट बनाएगा, क्योंकि इसी के पास, इस फ्रैक्शन के पास ही एक एक्टिवेशन एनर्जी या उससे ज़्यादा एनर्जी के मॉलिक्यूल्स हैं। ये जो फ्रैक्शन है यही वो फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स का जिसके पास में एक्टिवेशन एनर्जी या उससे ज़्यादा एनर्जी है। क्लियर। अब ये जो पार्ट है, ये वाला, एवरेज वाले तो कम हो गए, जैसे आप मेहनत करते चले जाएंगे किसी स्टूडेंट के साथ में तो वो एवरेज से किधर की तरफ जाएगा, जीनियस की ओर ज़्यादा जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, टीचर मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा बच्चा मेहनत करेगा, तो उस हिसाब से वो एवरेज से ब्रिलियंट की ओर जाएगा, एवरेज से ब्रिलियंट की ओर जाएगा। इसी टाइप से मॉलिक्यूल्स हैं कि एवरेज तो हो गए कम, देखो यहाँ एवरेज ज़्यादा थे और यहाँ पर एवरेज की वैल्यू हो गई कम, लेकिन जो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये बढ़ गया, ये बढ़ गया। और इसको यहाँ पे मैच कीजिए, यहाँ से मैच कीजिए इसको, देखिए। तो ये जो फ्रैक्शन है ये डबल है, जिसके पास में ज़्यादा कनेक्ट, तो ये इसको कहेंगे हम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कैपेबल ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स having energy
इक्वल एनर्जी इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक, समझ में आ गया। तो ये जो फ्रैक्शन है वो बढ़ गया, ये वाला जो फ्रैक्शन है बढ़ गया, और ये कितना है पहले के मुकाबले, इसके मुकाबले कितना है, ये डबल है। तो क्या होता है कि प्रोडक्ट आपका डबल बनेगा। तो उन मॉलिक्यूल्स की नंबर बढ़ जाती है जिनके पास में सफिशिएंट अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी होती है, और वो प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो इससे क्या प्रूव होता है कि रेट डबल हो जाएगी। तो इसी बेस पे समझाया गया क्या कि रेट डबल क्यों होती है, रेट कांस्टेंट डबल क्यों होता है। क्लियर बच्चों। तो आरएनएस इक्वेशन है क्या, अब उसको समझाते हैं हम। आरएनएस इक्वेशन क्या है, आरएनएस इक्वेशन क्या है, K इज इक्वल टू ए की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ई ए बाई आर टी। तो यहां ए क्या है, आरएनएस फैक्टर, ए इज इक्वल टू आरएनएस फैक्टर है, ये आरएनएस फैक्टर है। ई ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। आर गैस कांस्टेंट है, आर गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर है, टेम्परेचर। ठीक, तो आरएनएस फैक्टर या और इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं। और ये डिपेंड करता है कि स्टार्टिंग में कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं एक तरीके से। ठीक, तो यहाँ ये किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक कांस्टेंट है, स्पेसिफिक कांस्टेंट होता है पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए, या इसको हम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहते हैं। ये एक्सपोनेंट है, तो एक्सपोनेंट से पहले क्या है, ये लगा हुआ है, तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कह सकते हैं, और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी इसको कहा जा सकता है। ठीक, तो इससे इन्होंने एक्सप्लेन किया, जो एक क्वांटिटेटिव एक्सप्लेनेशन दिया कि एक्टिवेशन एनर्जी पर क्या असर पड़ता है टेम्परेचर का। समझ में आ गया बच्चों। देखिए इसका लॉग लीजिए, तो ln नेचुरल लॉग ही लीजिए, नेचुरल लॉग ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाई आर टी। लॉग लेने पे ये आता है इसका। क्लियर एक्स। अब देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इस फॉर्म में बना लीजिए, क्योंकि टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट का हमें इफेक्ट देखना है, टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट का। तो टेम्परेचर ये है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1/T, 1/T लिख सकते हैं। तो यहां देखिए m और ये है x, तो स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ आता है वो क्या है देखते हैं उसको। x पर 1/T आ जाएगा आपका, यहां पे आ जाएगा 1/T टेम्परेचर है ये, और यहां y एक्सिस पर ln k नेचुरल लॉग ऑफ रेट कांस्टेंट। तो इससे हमको क्या मिलता है, यहां देखिए m क्या है, स्लोप है, ये स्लोप आ जाएगा, ये c क्या है, इंटरसेप्ट। तो स्लोप क्या है आपका, नेगेटिव है, स्लोप क्या है आपका, नेगेटिव है, m प्लस से कंपैरिजन कीजिए, तो स्लोप नेगेटिव है, तो ग्राफ कैसे जाएगा, नीचे की ओर जाएगा इस टाइप से। और ये जो वैल्यू है यहां से यहां तक जो वैल्यू है इंटरसेप्ट, वो है ln a आपका, और इसका स्लोप ऑफ लाइन
इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर। तो अगर आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है तो आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, यानी ln k और 1/t के बीच ग्राफ प्लॉट करके आप इसको निकाल सकते हैं, स्लोप। ठीक, तो यहां ये वैल्यू नेगेटिव में है, तो क्या कह सकते हैं हम इसको कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस एंड रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस। तो एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब होता है सप्लाई करना एनर्जी को। मॉलिक्यूल्स, एक्टिवेशन एनर्जी आप जानते हो कि मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंचाना। समझ में आ गया? तो अगर टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो वैल्यू कम होती चली जाएगी, और एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रेट बढ़ेगी, रेट बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। समझ में आ गया? तो ये है इसका कॉन्सेप्ट। अब इसको अगर हम log 10 बेस लेते हैं तो क्या होता है बच्चों? 10 बेस लेते हैं तो यहां पर, क्योंकि ज़्यादातर आपका जो वैल्यूज़ हैं वो log 10 में है, तो क्या हो जाएगा देखिए 2.303 log k इज इक्वल टू 2.303 log a माइनस ई ए बाई आर इंटू 1/t। 2.303 से आप क्या है डिवाइड कर दीजिए पूरे को, तो क्या हो जाएगा log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए बाई 2.303 RT। ये हो जाएगा, समझ में आ गया? तो ये एक इक्वेशन आपकी आती है यहां से। अब दो जो टेम्परेचर हैं उन पर कैसे इफेक्ट देखेंगे हम, रेट कांस्टेंट पर क्या असर पड़ेगा जब हम दो टेम्परेचर लेते हैं। तो जैसे 283 है और 293 है, T1 हो गया 283 और T2 हो गया 293, तो क्या असर पड़ेगा उस पर? ठीक, तो इसको भी देखते हैं, इसको रफ किए देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं दो टेम्परेचर्स लेके एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे, आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक, देखते हैं एट T1 टेम्परेचर, T1 टेम्परेचर पर क्या होगा, ln K1 होगा यहां पर, ln A ये कांस्टेंट वैल्यू है तो ये चेंज नहीं होगी। एक्टिवेशन एनर्जी भी किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए फिक्स होती है, इतनी एनर्जी चाहिए। ठीक, प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो ln A माइनस ई ए बाई आर ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, T1 ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी है ln K2, ये किस पे है, एट T2 टेम्परेचर, ln K2 इज इक्वल टू ln A, ये कांस्टेंट है, ई ए बाई आर T2। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो 2 माइनस 1, 2 में से 1 को माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ln K2 माइनस ln K1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस किया तो ln A माइनस ई ए बाई आर T2 माइनस लगाया और ln A माइनस ई ए बाई आर T1। ठीक, K2 की वैल्यू ये है, K1 की वैल्यू ये है। अब माइनस को देखिए, यहां पर माइनस को अगर ओपन करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा और ये प्लस आ जाएगा, तो यहां पर ये वैल्यूज कट जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो ln A माइनस ln B लॉग की प्रॉपर्टी होती है, ये क्या होती है, ln K2 बाई K1 इज इक्वल टू, ये प्लस में है तो ई ए बाई आर T1 माइनस ई ए बाई
RT2। ये माइनस में है तो इसको ऐसे लिख दिया हमने। इसमें कौन, हम देखिए ln K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA बाई R कॉन्स्टेंट आ गया, 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2 आ गया। ठीक है। और देखिए, और इसको अगर ये नेचुरल लॉग है, बेस E है इसका, और अगर हम इसको 10 में चेंज करते हैं तो क्या होगा कि 2.303 यहाँ आ जाएगा, जो कि इसको हटाने पे यहाँ आ जाएगा वो। फिर तो क्या होगा, log K2 बाई K1, तो 10 बेस है यहाँ, इज इक्वल टू EA बाई 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। इससे हम एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी इससे हम निकाल सकते हैं। और दो अगर टेम्परेचर दे रखे हैं T1 और T2 दे रखे हैं तो हम एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। R की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। तो ये एक क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है किसका, आर्हेनियस इक्वेशन का। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। वो कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर से हम इस पे जो न्यूमेरिकल हैं वो अगले वीडियो में कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।